प्रिंस कुशवाहा। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज जो टॉपिक आप लोगों के साथ में डिस्कशन में करने जा रहा हूँ उसका नाम है ह्यूमन ब्रेन। देखा गया है नॉर्मली एमपीपीएससी प्री हो या एमपीपीएससी मेंस हो, साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थियों के लिए साइंस पढ़ना तो बहुत आसान हो जाता है, लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी नहीं है या फिर जो बाइलिंगुअल साइंस चाहते हैं उन लोगों के थोड़ा सा जटिल हो जाता है। तो मैं और मेरी टीम सभी का ये प्रयास है कि इस वीडियो के माध्यम से इसे अनेक वीडियो हम बनाने वाले हैं, तो उस माध्यम से आपको सरल भाषा में साइंस पढ़ाया जाए। तो बिना समय को वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारे इस टॉपिक को, जिसका नाम है ह्यूमन ब्रेन, इंसानी दिमाग। ऐसा कहा जाता है कि इंसानी दिमाग इस ब्रह्मांड का सबसे जटिल वस्तु है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। इतना कॉम्प्लिकेटेड है, ऑब्वियस सी बात है। क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड है? क्योंकि आज इंसानी दिमाग क्या क्या कर सकता है यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो इस कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को और सरलता से समझने के लिए हम लोग सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। और इंट्रोडक्शन शुरू करने के साथ साथ सबसे पहली बात कि भाई इंसानी दिमाग हम बार बार कर रहे हैं, तो इसका कार्य क्या है, फंक्शन को हमने पहले लिया है। इसका काम है कंट्रोल इन कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल मतलब नियंत्रण, कोऑर्डिनेशन मतलब सामंजस्य। पूरी बॉडी का कुछ भी काम नियंत्रण करना, सामंजस्य करना, अंगों का नियंत्रण करना, अंगों को ऑर्डर देना, उनसे जो भी परसेप्शंस लेना, ये सारा काम, ठंडा गर्म लगना, प्यार, खुशी, लव, हेटर, ये सब काम करता है हमारा ब्रेन। तो इसका एकमात्र और सबसे बड़ा, ऑलमोस्ट सारे काम हमारे शरीर के जो करते हैं, मैं बोल रहा हूँ, जो वीडियो बना रहा हूँ, जो कैमरा मैन वीडियो बना रहा है, वो सब के पीछे जो चीज काम कर रही है, जो वस्तु काम कर रहा है, वो ह्यूमन ब्रेन। तो इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है। ये पूरी बॉडी के इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरी बात कि यह कहाँ होता है, कैसा होता है, तो इट इज सॉफ्ट एंड व्हाइटिश इन कलर। ये सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है और सफेद कलर में होता है। इट इज लोकेटेड इन द क्रेनियल कैविटी ऑफ द स्कल। वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर आपने मुझे फंक्शन बता दिया, सर आपने ये बता दिया कि ये मुलायम होता है, व्हाइट कलर का होता है, ये होता कहाँ है? ऑब्वियसली बात है, हंस रहे होंगे कि सभी को पता है दिमाग के ऊपर होता है, लेकिन एक्चुअल पोजीशन क्या है? इट इज लोकेटेड इन द स्कल ऑफ द हेड। ये आप सभी को पता है। ह्यूमन बॉडी को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। हेड एंड नेक एक रीजन, ये यहाँ से यहाँ तक थोरैक्स, और कमर के नीचे वाला पार्ट एब्डोमेन कहलाता है। तो इट इज लोकेटेड इन द स्कल ऑफ द हेड, हमारी खोपड़ी में स्थित होता है। और खोपड़ी के जिस गुहा में, जिस कैविटी में उपस्थित होता है, उसको हम क्रेनियल कैविटी बोलते हैं। तो एक फैक्ट दिमाग में रख लीजिएगा कि ह्यूमन ब्रेन कहाँ उपस्थित होता है, तो यह स्कल की क्रेनियल कैविटी में उपस्थित होता है। और इस क्रेनियल कैविटी को आम भाषा में क्रेनियम कहा जाता है। क्रेनियम। तो यह कहाँ स्थित होता है? तो स्कल की क्रेनियम कैविटी में स्थित होता है, और इस क्रेनियल कैविटी को क्रेनियम कहा जाता है, और आम भाषा में इसे ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं। ब्रेन बॉक्स, बॉक्स मतलब संदूक या डब्बा। तो ब्रेन जिस डब्बे में उपस्थित होता है स्कल के अंदर, उसे क्रेनियम कहा जाता है, और आम भाषा में इसको ब्रेन बॉक्स कहते हैं। और दोस्त थोड़ा सा और पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा सा अच्छी लेवल कैरी करना चाहते हैं, तो यह ब्रेन बॉक्स पूछा जाता है कितने हड्डियों से मिलकर बना होता है, तो यह कुल 8 हड्डियों से मिलकर बना होता है ब्रेन बॉक्स, 8 बोन्स। तो इसका मतलब आपने समझ लिया है कि हमारा ह्यूमन ब्रेन हमारे स्कल की क्रेनियम कैविटी में होता है, क्रेनियल कैविटी में होता है। उस क्रेनियल कैविटी को क्रेनियम कहा जाता है। उस क्रेनियम कैविटी का एक साधारण भाषा में बोले तो ब्रेन बॉक्स कहा जाता है। वो कितनी हड्डियों को मिलकर बना होता है? 8 बोन्स को मिलकर बना होता है। अगर हम प्रैक्टिकली समझना चाहें तो आप सभी लोग जब बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, एक्टिवा चलाते हैं, आप हेलमेट पहनते हैं। हेलमेट आप जब भी पहनते हो उसको इस तरीके से पहना जाता है कि वो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पूरे सर को कवर करता है। यहाँ से लेके यहाँ तक सर को कवर कर रहा है। इसका मतलब अगर आपको यहाँ चोट लग रही है, यहाँ चोट लग रही है, यहाँ चोट लग रही, तो आपका सर उससे पूरी तरीके से प्रूफ रहेगा, चोट प्रूफ रहेगा, या कोई भी मैकेनिकल इंपैक्ट नहीं रहेगा। उसी तरीके से हमारा जो इंसानी दिमाग है वो इतना सॉफ्ट होता है कि प्रकृति ने उसको चारों तरफ से कवर प्रोवाइड करने के लिए उसको एक संदूक में रख दिया है, और वो संदूक 8 हड्डियों से मिलकर बना है, और उस हड्डियों को बोलते हैं ब्रेन बॉक्स। आम भाषा में ब्रेन बॉक्स, टेक्निकल भाषा में क्रेनियम, और जिस कैविटी में होता है वह कहलाती है क्रेनियम कैविटी। और अगर हम इसके वेट का बात करें या इसके भार की बात करें, तो यह कुल शरीर के भार के 2% होता है। इसका मतलब अप्रोक्सीमेट यह कुल 1400 से 1500 ग्राम का होता है। 1.5 किलो का ब्रेन होता है, आम भाषा में 1.5 किलो का भेजा होता है। इसका मतलब कि हमारी बॉडी का 2% भाग 1400 से 1500 ग्राम
वजन होता है, भार होता है हमारे मस्तिष्क का। अगर यहाँ पर मस्तिष्क के भार की बात कर लेते हैं तो आगे हम देखते हैं कि क्या लिखा है, इसका जो कंजप्शन है, खपत है, हम जो भी श्वास ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, उस ऑक्सीजन का 20% तो सीधा ब्रेन के पास चला जाता है। इसका मतलब जो भी हम श्वास ले रहे हैं तो पूरा 100% में से 20% जो श्वास है वो ब्रेन को चाहिए। क्यों चाहिए? पहले ही बता दिया गया कि इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी के नियंत्रण और समन्वय के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई फंक्शन रोल प्ले करता है वो है ब्रेन। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इतना महत्वपूर्ण काम करेगा, इतने पावरफुल, इतने बढ़िया डिसीजन मेकिंग करेगा तो ऑक्सीजन भी ज्यादा चाहिए भाई। इसलिए हम जो भी ऑक्सीजन लेते हैं उसका 20% सीधा सीधा कौन लेता है? ह्यूमन ब्रेन ले लेता है। तो ऑक्सीजन भी लेगा, काम भी करेगा, तो भूख भी लगेगी, भूख लगेगी तो जो भी हम खाना खाते हैं उसका 15% ग्लूकोज भी सीधे सीधे ब्रेन लेता है। तो इतना भुक्कड़ है कौन? ब्रेन। जो भी हम खाना खाते हैं तो 15% ग्लूकोज, 20% ऑक्सीजन, ये भूख चाहिए ब्रेन को। 5 मिनट के लिए भी अगर ऑक्सीजन सप्लाई 5 मिनट के लिए भी अगर ये ग्लूकोज ब्रेन को नहीं मिल पाता है तो आपका ह्यूमन ब्रेन परमानेंटली डैमेज हो जाता है। इसलिए सबसे पहले आपातकालीन सेवा, कोविड में हम लोगों ने देखा कि आपातकालीन सेवा का पोस्टर लगा के लोग सड़कों पे घूमते थे, लेकिन ये सबसे बड़ी आपातकालीन सेवा हमारे शरीर की ये है कि वो ब्रेन की आपातकालीन सेवा करता है। कुछ भी हो जाए, 20% ऑक्सीजन देना है तो देना है, 15% ग्लूकोज देना है तो देना है। यह है हमारी ह्यूमन ब्रेन के कंजप्शन या खपत की बात। अगर हम बात करते हैं ब्रेन सेल्स, तो ह्यूमन ब्रेन सेल्स या इंसानी दिमाग की जो सेल्स होती है उसको न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन, अगर जैसे हम बात करते हैं किडनियां बनी होती है नेफ्रॉन से, ऐसे हमारा ह्यूमन ब्रेन बना होता है न्यूरॉन से। न्यूरॉन आम भाषा में ब्रेन सेल्स को न्यूरॉन कहा जाता है। और एक वयस्क मनुष्य या एक वयस्क मानव में न्यूरॉन्स की संख्या होती है 10 की पावर 10 न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। आम भाषा में बोले एक वयस्क मानव के मस्तिष्क में 100 बिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। और रिसर्च यह कहती है, क्या कहती है, कि जिस व्यक्ति के दिमाग में न्यूरॉन्स की संख्या ज्यादा, उस व्यक्ति का आईक्यू भी उतना ही ज्यादा। इसका मतलब कि अगर किसी व्यक्ति में न्यूरॉन्स की संख्या ज्यादा है तो वह उतना ही क्या है? बुद्धिमान है। अल्बर्ट आइंस्टीन, जिसके दिमाग पर आज तक खोज चल रही है, खोज किया गया कि इसमें न्यूरॉन्स की संख्या ज्यादा थी। तो नॉर्मली हम न्यूरॉन्स की संख्या की बात करते हैं तो वो होती है 10 और अगर आम भाषा में बोले तो 100 बिलियन न्यूरॉन हमारे मस्तिष्क में पाए जाते हैं। जितने न्यूरॉन्स ज्यादा होंगे उतना इंटेलिजेंट कोशेंट ज्यादा होगा, उतना उस व्यक्ति का आईक्यू भी ज्यादा होगा। अगर ह्यूमन ब्रेन के विकास की बात करते हैं तो 75 से 80% विकास हमारा ह्यूमन ब्रेन का 2 साल की आयु में हो जाता है। अगर बच्चा कोई 2 साल का आयु का है तो 80% उसका ब्रेन विकसित हो चुका है। 6 वर्ष की आयु तक आते आते 100% उसका ब्रेन विकसित हो जाता है। हमने कई बार मूवीज में देखा है, हम लोगों ने कई बार में यूट्यूब पे वीडियोस पे देखा है, रील्स में देखा है कि छोटे छोटे बच्चे गजब की पजल सॉल्व कर लेते हैं, गजब का उनका आईक्यू होता है, गजब के वो क्वेश्चन आंसरिंग कर लेते हैं, कैपिटल्स याद कर लेते हैं। वो कैसे कर लेते हैं? क्योंकि 6 वर्ष की आयु तक उनका दिमाग 100% पूरी रूप से विकसित हो जाता है। यह हमारे दिमाग की खूबसूरती। और दिमाग में के बारे में एक बहुत फेमस कोटेशन याद आया, पता नहीं किसने बोला गया है कि हमारा दिमाग वो सब कुछ कर सकता है, इंसान वो सब कुछ कर सकता है जो इंसानी दिमाग सोच सकता है। तो वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, यह क्षमता प्रदान करता है हमको ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन के बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर मैंने एक डिवाइस का नाम लिखा है। इस डिवाइस को बोलते हैं इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम जिसको हम ईईजी बोलते हैं। ये एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, यह एक प्रकार का यंत्र है। ये यंत्र क्या करता है? इट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड ब्रेन इंपल्स। ब्रेन इंपल्स पे काम करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पे काम करता है। तो ब्रेन प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहीं ब्रेन में कोई डैमेज तो नहीं हुआ है, कहीं पर सिग्नल्स की कोई कमी तो नहीं आ रही है। कोई व्यक्ति नॉर्मली मिर्गी के पेशेंट जिनको मिर्गी आती है उनका ब्रेन में कई बार कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस या कुछ ना कुछ डिफॉर्मिटीज देखने को मिलती है। तो उसको चेक करने के लिए व्यक्ति के दिमाग में कई इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट्स को ईईजी कहा जाता है। क्योंकि हम ब्रेन पढ़ रहे थे तो यहाँ बताना बिल्कुल जरूरी होता है कि ईईजी क्या होता है। इट इज अ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू रिकॉर्ड ब्रेन इंपल्स, उसको हम इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम कहते हैं। जब इंसेफेलोग्राम शब्द आया, जब इंसेफेलो शब्द आया तो यहाँ पर एक टेक्निकल चीज और बता देता हूँ कि ह्यूमन ब्रेन तो हम आम भाषा में बोलते हैं, लेकिन अगर हम टेक्निकल भाषा में बोले या विज्ञान या बिल्कुल प्योर टेक्निकल भाषा में बोले तो इस ह्यूमन ब्रेन का एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं इंसेफेलॉन। तो अगर हम मस्तिष्क बोले तो उसको भी ब्रेन बोल सकते हैं, और मस्तिष्क का बिल्कुल टेक्निकल नाम है वो कहलाता है इंसेफेलॉन। तो यह रही हमारे इंट्रोडक्शन के बाद यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं कि
हमारा ह्यूमन ब्रेन का फंक्शन क्या है, इसकी सिचुएशन क्या है, इसका वजन कितना है, इसकी खपत कितनी है, ब्रेन के सेल्स को क्या कहा जाता है। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हैं हमारे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन के बारे में। तो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन या स्ट्रक्चर ऑफ सेफेलॉन, तो अगर मैं इंसेफेलॉन बोल रहा हूं तो आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि ब्रेन का मतलब भी मस्तिष्क होता है और इंसेफेलॉन का मतलब भी मस्तिष्क होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आगे। स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन, प्रकृति, माता प्रकृति, प्रकृति को माँ ही बोला जाता है। माँ प्रकृति ने हर एक फाइबर, छोटे से छोटा जीव है, जंतु है, उसको कवर प्रदान किया गया है, किसी को भी नग्न अवस्था में नहीं रखा गया है। तो इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, इतना इंपॉर्टेंट अंग, इसे प्रकृति कैसा खुला रख सकती थी। तो प्रकृति ने इसको ट्रिपल लेयर से ढका गया है या प्रकृति ने इसको ट्रिपल लेयर प्रोवाइड की गई है। तो इसका मतलब ही आम भाषा में कि जो हमारा मानवीय मस्तिष्क है, ह्यूमन ब्रेन, इसको 3 मेम्ब्रेन से ढका गया है या प्रकृति ने ह्यूमन ब्रेन को 3 मेम्ब्रेन से ढका गया है। और इस मेम्ब्रेन को अगर हम बात करते हैं तो मेम्ब्रेन ना बोलते हुए थोड़ा सा मैं टेक्निकल भाषा में बोलूं मेरे भाई, तो ये कहलाएगा मेनिंजेस। तो इसका मतलब ये कि मानवीय जो मस्तिष्क है वो 3 मेनिंजेस से ढका हुआ है या 3 झिल्लियों से ढका हुआ है या 3 मेम्ब्रेन से ढका हुआ है। और उन मेम्ब्रेन्स का नाम है सबसे अंदरूनी पाया मैटर, उससे ऊपर एरिकनॉइड, तीसरे नंबर पे ड्यूरामेटर। पाया मैटर सबसे अंदरूनी, अगर मैं यहाँ पे इस फिगर में आप लोग देख रहे हैं तो जो रेड कलर से बनाया है वो है पाया मैटर। ग्रीन या ग्रीक भाषा में बोले तो पाया मतलब होता है सॉफ्ट मदर। इसका मतलब कई लोग इसको बोलते हैं सॉफ्ट मदर। आपको पता है कि मदर जो होती है उसका नेचर बिल्कुल सॉफ्ट होता है, तो मस्तिष्क तो बिल्कुल सॉफ्ट है, उससे जो टच होगी लेयर वो भी सॉफ्ट होगी, इसलिए इसका नाम पाया मैटर होता है। ये सबसे अंदरूनी होती है, ये मस्तिष्क के बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट में होती है। दूसरे नंबर पे मिडिल पे जो ग्रीन कलर से मैंने जो मेनिंजेस या मेम्ब्रेन बनाई है वो मिडिल कलर की, जो ग्रीन कलर की बनाई है जो मिडिल में है उसका नाम है एरिकनॉइड। एरिकनॉइड का मतलब होता है स्पाइडर लाइक वेब। आप पता है मकड़ी क्या बनाती है, वेब बनाती है, तो एक जालनुमा इसने ब्रेन के आगे एक वेब बना लिया है, इसलिए इसको एरिकनॉइड बोला गया है। मिडिल में होती है और जो सबसे आउटर है, जो सबसे आउटर सबसे भारी जो ब्लू कलर में आपको दिख रही है उसका नाम है ड्यूरामेटर। और ड्यूरा ग्रीक वर्ड में इसको बोलते हैं हार्ड मदर। इसका मतलब ये कि मदर को अंदर से माँ अपनी भोली होती है लेकिन ऊपर से सख्त होती है, और सख्त इसलिए भी बताया गया है क्योंकि इन तीनों मेम्ब्रेन्स का काम होता है कि यह ब्रेन को मैकेनिकल शॉक से भी बचाती है, ब्रेन को किसी भी तरह से अप्रत्याशित रूप से लगने वाली चोट से बचाती है। तो कुल मिलाकर के स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन में आपको दिमाग में ये रखना है कि प्रकृति ने किसी भी फाइबर को नग्न नहीं रखा है, उसी तरीके से उसने ब्रेन को भी 3 झिल्लियां दी हैं, 3 मेम्ब्रेन्स दी हैं, टेक्निकल भाषा में बोले तो 3 मेनिंजेस दी हैं। सबसे अंदर वाली मेनिंजेस कहलाती है पाया मैटर, उससे ऊपर वाली कहलाती है एरिकनॉइड, या तीसरे नंबर पे कहलाती है ड्यूरामेटर। पाया को सॉफ्ट मदर भी कहा जाता है, एरिकनॉइड मतलब वेब लाइक स्पाइडर वेब, और ड्यूरामेटर आउटर या हार्ड मदर हो जाती है। आप देख सकते हैं मानवीय ह्यूमन ब्रेन मैंने बनाया है, ह्यूमन ब्रेन में रेड कलर से आपको दिख रही है पाया मैटर, ग्रीन कलर से दिख रही है आपको एरिकनॉइड और ब्लू कलर से दिख रही है आपको ड्यूरामेटर। मतलब मानवीय मस्तिष्क या हम बात करें सभी स्तनधारियों में कितनी झिल्लियां पाई जाती है, तो 3। यहाँ पर 2 फैक्ट आप दिमाग में क्लियर रख लीजिए कि जो हमारी फिश है, फिश अगर बात करें इनको पाइसेस संघ में रखा गया है। पाइसेस संघ में केवल 1 झिल्ली होती है। तो कोई पूछे कि मछलियों में कितनी झिल्लियां पाई जाती है, तो 1 झिल्लियां पाई जाती है। अब झिल्ली की बात कर रहा हूं तो बिल्कुल साफ समझ रहे होंगे, ब्रेन जो होता है वो पाइसेस में 1 झिल्लियों से होता है। लेकिन जितने भी एम्फीबियंस मतलब उभयचर हो गए, या जितने भी बर्ड्स हो चुके हैं, बर्ड्स मतलब पक्षी हो चुके हैं, या जिनके सरीसृप हो चुके हैं, इनके दिमाग में टोटल 2 मेनिंजेस पाई जाती है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि प्रकृति ने इंसानी दिमाग को ही सबसे सशक्त बनाया है और इंसानी दिमाग को ही पूर्ण रूप से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी है। तो जितने भी मैमल्स है मेरे भाई, मैमल्स मतलब स्तनधारी मतलब आम इंसान या हम लोगों में टोटल कितनी मेनिंजेस पाई जाती है, तो 3 मेनिंजेस या मेम्ब्रेन पाई जाती है। इनके नाम याद रखने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने आप लोगों को उल्लेख नहीं किया गया है। तो कुल मिला के कहा जाता है कि क्योंकि मछली में ब्रेन कितने झिल्लियों से ढका हुआ है, तो 1 झिल्ली से ढका हुआ है। एम्फीबियन उभयचर, बर्ड्स, पक्षी, सरीसृप, रेप्टाइल्स, इनमें कितनी मेम्ब्रेन पाई जाती है, 2 मेम्ब्रेन पाई जाती है। मैमल्स में 3 मेम्ब्रेन पाई जाती है और सभी को नाम पता है पाया मैटर, एरिकनॉइड और ड्यूरामेटर। और यहाँ पर जब मैं मेम्ब्रेन्स की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर एक चीज का उल्लेख करना बहुत जरूरी है। आप सभी को पता है अंदर पाया मैटर, उसके ऊपर ड्यूरामेटर, और यहाँ पर मैं आपको ये ब्लू कलर से बना देते हैं या ब्लू कलर से बना देते हैं, ब्लैक कलर से लिक्विड नुमा एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। आप ये देख रहे हैं लिक्विड नुमा जो स्ट्रक्चर है ये सब दूर फैला हुआ है, यहाँ तक आप देख सकते हैं। ये लिक्विड नुमा जो स्ट्रक्चर है, ये जो लिक्विड नुमा स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं कि पाया मैटर और एरिकनॉइड के बीच में है। तो पाया मैटर और एरिकनॉइड के बीच में अगर हम बात करें लेयर,
तो पाया मैटर, इसका नाम रख देता हूं मैं P फॉर पाया और इसका नाम है A फॉर एरिथ्राइड। इसके बीच में एक द्रव भी भरा हुआ है, ये द्रव भी हमारे ब्रेन को मैकेनिकल शॉक से बचाता है और इस द्रव को बोलते हैं CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है एक तरीके का द्रव है जो इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में उपस्थित होता है। यह एक आम मानव के शरीर में 80 से 150 ml के आसपास होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और इस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का भी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि हमारे ब्रेन को मैकेनिकल शॉक से बचाना। शॉक मतलब समझते किसी प्रकार के आघात से बचाना, तो ये काम करता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड और ब्लड प्लाज्मा में काफी समानता है, बस एक डिफरेंस आप दिमाग में रख लीजिएगा कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड या हम बोले CSF, तो CSF में सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, क्लोरीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इसमें प्रोटीन की मात्रा ब्लड की अपेक्षा, इसमें पोटेशियम की मात्रा ब्लड की अपेक्षा कम होती है। तो कुल मिला के क्वेश्चन अच्छी एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में पूछा जाता है कि CSF और प्लाज्मा में सारी चीज समान है, कुछ चीजों को छोड़कर। तो ऑब्वियस सी बात है CSF में सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है, CSF में क्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है, इसमें ब्लड की अपेक्षा प्रोटीन की मात्रा कम होती है, इसमें ब्लड की अपेक्षा पोटेशियम की मात्रा भी कम होती है। और CSF का पूरा फुल फॉर्म होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसकी आम इंसान में, आम मानव में, आम नागरिक में जो भी बोल रहे हैं उसकी कुल क्वांटिटी होती है 80 से 150 ml। ये दिमाग को मैकेनिकल शॉक से बचाता है। तो ये हमारा थोड़ा सा जो हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, 3 मैनेजेस। तो अगर मैं आपसे छोटा सा एक प्रयास करूं, एक क्वेश्चन पूछूं कि मान लीजिए मेरे पास एक ब्रेन आ गया है और एक व्यक्ति के ब्रेन में मुझे ब्रेन को छूना है, तो सीधे सोच सकता हूं क्या? नहीं, सबसे पहले मुझे उसके मिलेगी ऊपर की हड्डी, और ये ऊपर की हड्डी किससे बनी हुई है? क्रेनियम से। क्रेनियम, उस हड्डी को मैं थोड़ा सा खोलूंगा, तो जैसे ही मैं खोलूंगा तो क्या सीधे ब्रेन को पहुंचूंगा क्या? नहीं, यहाँ मुझे मिलेगा कौन सा मैटर? ड्यूरा मैटर, ब्लू कलर का। जैसे थोड़ा सा अंदर जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? एरेक्नॉइड। और जैसे थोड़ा सा अंदर जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? पाया मैटर। जब मैं ऊपर से अंदर जाऊंगा तो सबसे पहले मुझे ऊपर की हड्डी को खोलना पड़ेगा, उसके बाद जाएगी ड्यूरा मैटर, उसके बाद जाएगी एरेक्नॉइड, उसके बाद पाया मैटर, तब जाके मैं ह्यूमन ब्रेन तक पहुंच पाऊंगा। और आप देख रहे हैं ये ह्यूमन ब्रेन, इसको इतनी प्रोटेक्शन इसलिए प्रदान की गई है क्योंकि इट कंट्रोल all it plays an important role in control and coordination of the body। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इंट्रोडक्शन में लोग देख लिया, स्ट्रक्चर में लोगों ने देख लिया, अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन, जो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। वेब, आप पता है मकड़ी क्या बनाती है? वेब बनाती है। तो एक जालनुमा इसने ब्रेन के आगे एक वेब बना लिया है, इसलिए इसको एरेक्नॉइड बोला गया है। मिडिल में होती है, और जो सबसे आउटर है, जो सबसे आउटर, सबसे भारी, जो ब्लू कलर में आपको दिख रही है, उसका नाम है ड्यूरा मैटर। और ड्यूरा ग्रीक वर्ड में इसको बोलते हैं हार्ड मदर। इसका मतलब ये कि मदर को अंदर से माँ अपनी भोली होती है, लेकिन ऊपर से सख्त होती है। और सख्त इसलिए भी बताया गया है क्योंकि इन तीनों मेम्ब्रेन्स का काम होता है कि यह ब्रेन को मैकेनिकल शॉक से भी बचाती है, ब्रेन को किसी भी प्रकार से अप्रत्याशित रूप से लगने वाली चोट से बचाती है। तो कुल मिला के स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन में आपको दिमाग में ये रखना है कि प्रकृति ने किसी भी फाइबर को नग्न नहीं रखा है, उसी तरीके से उसने ब्रेन को भी 3 झिल्लियां दी हैं, 3 मेम्ब्रेन्स दी हैं। टेक्निकल भाषा में बोले तो 3 मेनिंजेस दी हैं। सबसे अंदर वाली मेनिंजेस कहलाती है पाया मैटर, उससे ऊपर वाली कहलाती है एरेक्नॉइड, या तीसरे नंबर पे कहलाती है ड्यूरा मैटर। पाया को सॉफ्ट मदर भी कहा जाता है, एरेक्नॉइड मतलब वेब लाइक स्पाइडर वेब, और ड्यूरा मैटर आउटर या हार्ड मदर हो जाती है। आप देख सकते हैं ह्यूमन ब्रेन मैंने बनाया है। ह्यूमन ब्रेन में रेड कलर से आपको दिख रही है पाया मैटर, ग्रीन कलर से दिख रही है आपको एरेक्नॉइड, और ब्लू कलर से दिख रही है आपको ड्यूरा मैटर। मतलब मानवीय मस्तिष्क, या हम बात करें सभी स्तनधारियों में कितनी झिल्लियां पाई जाती है, तो 3। यहाँ पर 2 फैक्ट आप दिमाग में क्लियर रख लीजिए कि जो हमारी फिश है, फिश अगर बात करें, इनको पाइसेस संघ में रखा गया है। पाइसेस संघ में केवल 1 झिल्ली होती है। तो कोई पूछे कि मछलियों में कितनी झिल्लियां पाई जाती है, तो 1 झिल्लियां पाई जाती है। अब झिल्ली की बात कर रहा हूं तो बिल्कुल साफ समझ रहे होंगे, ब्रेन जो होता है वो पाइसेस में 1 झिल्लियों से होता है। लेकिन जितने भी एम्फीबियंस मतलब उभयचर हो गए, या जितने भी बर्ड्स हो चुके हैं, बर्ड्स मतलब पक्षी हो चुके हैं, या जिनके सरीसृप हो चुके हैं, इनके दिमाग में टोटल 2 मेनिंजेस पाई जाती है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि प्रकृति ने इंसानी दिमाग को ही सबसे सशक्त बनाया है और इंसानी दिमाग को इस पूर्ण रूप से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी है। तो जितने भी मैमल्स है मेरे भाई, मैमल्स मतलब स्तनधारी मतलब आम इंसान या हम लोगों में टोटल कितनी मेनिंजेस पाई जाती है, तो 3 मेनिंजेस या मेम्ब्रेन पाई जाती है। इनके नाम याद रखने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर उनका उल्लेख नहीं किया गया है। तो कुल मिला के कहा जाता है कि क्योंकि मछली में ब्रेन कितने झिल्लियों से ढका हुआ है, तो 1 झिल्ली से ढका हुआ है। एम्फीबियन उभयचर, बर्ड्स, पक्षी, सरीसृप, रेप्टाइल्स, इनमें कितनी मेम्ब्रेन पाई जाती है? 2 मेम्ब्रेन पाई जाती है। मैमल्स में 3 मेम्ब्रेन पाई जाती है। और सभी को नाम पता है
पाया मैटर, अरेक्नॉइड और ड्यूरा मैटर। और यहाँ पर जब मैं मेम्ब्रेन्स की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर एक चीज का उल्लेख करना बहुत जरूरी है। आप सभी को पता है अंदर पाया मैटर, उसके ऊपर ड्यूरा मैटर, और यहाँ पर मैं आपको ये ब्लू कलर से बना देते हैं या ब्लू कलर से बना देते हैं, ये ब्लैक कलर से ये लिक्विड नुमा एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। आप ये देख रहे हैं लिक्विड नुमा जो स्ट्रक्चर है ये सब दूर फैला हुआ है, यहाँ तक आप देख सकते हैं। ये लिक्विड नुमा जो स्ट्रक्चर है, ये जो लिक्विड नुमा स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं कि पाया मैटर और अरेक्नॉइड के बीच में है। तो पाया मैटर और अरेक्नॉइड के बीच में अगर हम बात करें लेयर, तो पाया मैटर, इसका नाम रख देता हूं मैं P फॉर पाया और इसका नाम है A फॉर अरेक्नॉइड। इसके बीच में एक द्रव भी भरा हुआ है। ये द्रव भी हमारे ब्रेन को मैकेनिकल शॉक से बचाता है और इस द्रव को बोलते हैं CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है एक तरीके का द्रव है जो इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में उपस्थित होता है। यह एक आम मानव के शरीर में 80 से 150 ml के आसपास होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और इस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का भी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि हमारे ब्रेन को मैकेनिकल शॉक से बचाना। शॉक मतलब समझते किसी प्रकार के आघात से बचाना, तो ये काम करता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड और ब्लड प्लाज्मा में काफी समानता है, बस एक डिफरेंस आप दिमाग में रख लीजिएगा कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड या हम बोले CSF, तो CSF में सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, क्लोरीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इसमें प्रोटीन की मात्रा ब्लड की अपेक्षा, इसमें पोटेशियम की मात्रा ब्लड की अपेक्षा कम होती है। तो कुल मिला के क्वेश्चन अच्छी एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में पूछा जाता है कि CSF और प्लाज्मा में सारी चीज समान है, कुछ चीजों को छोड़कर। तो ऑब्वियस सी बात है CSF में सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है, CSF में क्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है, इसमें ब्लड की अपेक्षा प्रोटीन की मात्रा कम होती है, इसमें ब्लड की अपेक्षा पोटेशियम की मात्रा भी कम होती है। और CSF का पूरा फुल फॉर्म होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसकी आम इंसान में, आम मानव में, आम नागरिक में जो भी बोल रहे हैं उसकी कुल क्वांटिटी होती है 80 से 150 ml। ये दिमाग को मैकेनिकल शॉक से बचाता है। तो ये हमारा थोड़ा सा जो हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, 3 मैनेजेस। तो अगर मैं आपसे छोटा सा एक प्रयास करूं, एक क्वेश्चन पूछूं कि मान लीजिए मेरे पास एक ब्रेन आ गया है और एक व्यक्ति के ब्रेन में मुझे ब्रेन को छूना है, तो सीधे सोच सकता हूं क्या? नहीं, सबसे पहले मुझे उसके मिलेगी ऊपर की हड्डी, और ये ऊपर की हड्डी किससे बनी हुई है? क्रेनियम से। क्रेनियम, उस हड्डी को मैं थोड़ा सा खोलूंगा, तो जैसे मैं खोलूंगा तो क्या सीधे ब्रेन को पहुंचूंगा? क्या नहीं, यहाँ मुझे मिलेगा कौन सा मैटर? ड्यूरा मैटर, ब्लू कलर का। जैसे थोड़ा सा अंदर जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? अरेक्नॉइड। और जैसे थोड़ा सा अंदर जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? पाया मैटर। जब मैं ऊपर से अंदर जाऊंगा तो सबसे पहले मुझे ऊपर की हड्डी को खोलना पड़ेगा, उसके बाद जाएगी ड्यूरा मैटर, उसके बाद जाएगी अरेक्नॉइड, उसके बाद पाया मैटर, तब जाके मैं ह्यूमन ब्रेन तक पहुंच पाऊंगा। और आप देख रहे हैं ये ह्यूमन ब्रेन, इसको इतनी प्रोटेक्शन इसलिए प्रदान की गई है क्योंकि इट कंट्रोल all it plays an important role in control and coordination of the body। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इंट्रोडक्शन में लोग देख लिया, स्ट्रक्चर में लोगों ने देख लिया, अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन, जो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। चलें, तो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि ह्यूमन ब्रेन होता क्या है। इसका अच्छे से हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा कि ये स्कल में होता है, हमारी स्कल जो 8 हड्डियों से मिलकर बना हुआ होता है, और ये क्रेनियम में होता है। क्रेनियम को ही हम ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं। साथ ही साथ में हम लोगों ने देखा कि स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन कैसा होता है, तो हम लोगों ने देखा कि प्रकृति ने हर चीज को कवरिंग प्रदान करी है। तो ह्यूमन ब्रेन भी 3 प्रकार की मेम्ब्रेन से ढका हुआ होता है। ये मेम्ब्रेन जो है ये ब्रेन से लेके स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है। इन तीनों मेम्ब्रेन्स को हम लोगों ने अच्छे से देखा। इन तीनों मेम्ब्रेन्स को आम भाषा में हम मेम्ब्रेन बोलते हैं, टेक्निकल भाषा में इनको मेनिंजेस बोलते हैं। और हम लोगों ने देखा कि पाया मैटर और अरेक्नॉइड मैटर में एक द्रव्य भरा हुआ होता है जिसको हम CSF कहते हैं। ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, अगर इसका प्रेशर जो है इन झिल्लियों पे पड़ता है तो एक रोग हो जाता है जिसको मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि अगर CSF का प्रेशर मेनिंजेस से बढ़ गया तो वो मेनिंजाइटिस कहलाता है। चलिए हमारे लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और हम चर्चा करते हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन। वेरी इंपॉर्टेंट, इस जो चार्ट आपके सामने बना हुआ है, लगभग सभी एग्जाम्स में इस चार्ट से संबंधित क्वेश्चन आते हैं और आते रहेंगे। तो इसको बिल्कुल टकटकी लगा के समझ लीजिए। एक बार अगर समझ लिया तो फिर ब्रेन से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, चाहे किसी भी लेवल के एग्जाम को फेस कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ब्रेन को, जैसे आपको बताया है कि ब्रेन को टेक्निकल भाषा में इंसेफेलॉन बोला गया है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। हिंदी में बोलते हैं हम अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अगर इंग्लिश में बोले आम भाषा में तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। मिड मतलब बीच में, फोर मतलब आगे और हाइंड ब्रेन मतलब पीछे। इसका मतलब अगर हम भाषा में बात करते हैं तो ये हो गया हमारा फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क, ये हो गया हमारा मध्य मस्तिष्क और ये हो गया हमारा पश्चिम मस्तिष्क। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। लेकिन टेक्निकल भाषा में आपको नाम पता होना चाहिए। फोर
अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क आम भाषा में बोलते हैं फोरब्रेन, और टेक्निकल भाषा में बोला गया इसको प्रोसेंसेफेलॉन। मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अगर हम देखें प्रैक्टिकली तो ये हो गया हमारा अग्र आगे है, मध्य पीछे है और पश्च जो बिल्कुल पीछे है। तो ये हम टेक्निकल भाषा में इसको इनके नाम भी जान चुके हैं। चलिए एक एक पार्ट को लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से इस ब्रह्मांड की सबसे जटिल संरचना को उस ऊपर वाले ने बनाया है। चलिए समझते हैं अग्र मस्तिष्क। इस अग्र मस्तिष्क को दो भागों में बांटा गया है। नॉर्मली कई किताबें इसमें तीन भाग भी लिखती है। तीसरा भाग जो कहलाता है उसमें ऑल्फैक्टरी लोब भी आ जाते हैं, तो हम इसकी भी चर्चा करेंगे तीसरे भाग की। तो तीसरा भाग जो कहलाता है कई किताबों में लिखा होता है, कई किताबों में नहीं लिखा होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ताकि आप एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन को गलत ना करके आ सके। तो ऑल्फैक्टरी लोब, तो कुल मिला के देखा जाता है अग्र मस्तिष्क को तीन भागों में बांटा गया। पहला भाग कहलाता है सेरिब्रम। चलिए सबसे पहले सेरिब्रम पे लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन, सेरिब्रम किसका भाग है, अग्र मध्य या पश्चिम मस्तिष्क का? तो यह अग्र मस्तिष्क का भाग है। सेरिब्रम हमारे दिमाग का 80% जो भाग होता है वो बना होता है सेरिब्रम का। हमारा जो मानवीय दिमाग है उसका 80% भाग सेरिब्रम का बना होता है। तो हमारे भाग का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कोई पूछे हमारे दिमाग का किससे बना होता है, तो सेरिब्रम का बना होता है। इसको अगर हम आम भाषा में अगर हम देखें तो इसको अगर आपने कभी मानवीय ब्रेन देखा होगा तो ये कुछ इस प्रकार का होता है। ऊपर से अगर आप ब्रेन को देखो तो ये इस प्रकार से होता है। ये जो सेरिब्रम होता है ये दो अर्ध हेमिस्फीयर या गोलार्ध का बना होता है। ऊपर से ये दो में दिखता है, अगर हम साइड से देखें तो ये इस प्रकार से हमको अर्धमस्तिष्क दिखता है। ये जो गोलार्ध है सेरिब्रम के, ये जिस बैंड से जुड़े हुए होते हैं उसका नाम जानना जरूरी है। वो बैंड कहलाता है कॉर्पस कोलिजम। इसको हम यहाँ लिख देते हैं। तो अग्र मस्तिष्क या जो दोनों सेरिब्रम जो होता है, मैंने आपको बताया यह शरीर के ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है। अगर हम ऊपर से देख रहे हैं ब्रेन को तो ये आप देख रहे हैं कि ये ब्रेन बीच में से जुड़ा हुआ है। वह भाग जो इन दोनों गोलार्धों को सेरिब्रम के हेमिस्फीयर या सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ता है वह किससे बना होता है, तो वह बना होता है कार्पस कैलोसम। तो कार्पस कैलोसम व्हाइट कलर का वह बैंड है जो आपके दो दिमाग के हेमिस्फीयर को गोलार्धों को जोड़ के रखता है। तो ऊपर से देखेंगे तो हमको सेरिब्रम ऐसा दिखेगा, अगर साइड से देखेंगे तो हमको सेरिब्रम कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमको क्या यहाँ पर ध्यान रखना है कि यह फोरब्रेन का भाग है। पूरे दिमाग का 80% भाग किससे बना होता है, तो सेरिब्रम का बना होता है। पूरे दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो सेरिब्रम का होता है। यह दो गोलार्धों में विभाजित होता है। जिस तरीके से अगर आप देख सकते हैं तो मेरा हाथ है, ये अगर देखो मैं दो गोलार्धों में है, इसको खोल लिया तो एक गोलार्ध हो गया। तो ये दो गोलार्ध आपस में किस बैंड से जुड़े हुए हैं, तो उस बैंड को बुलाता है कॉर्पस कैलोसम। तो ये तो हो गया उसका स्ट्रक्चर। सबसे इंपॉर्टेंट है कि फंक्शन क्या करता है। तो मेरे दोस्त जितना भी हम मैथ्स करते हैं, रीजनिंग करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, मैप रीडिंग करते हैं, तो अगर आप कोई मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप रीजनिंग सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप डिसीजन मेकिंग सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप मैप रीडिंग कर रहे हैं, अगर आप क्लॉक रीडिंग कर रहे हैं, अगर आप कोई एक्सप्रेशन दे रहे हैं, अगर आप कोई इमोशंस दे रहे हैं, आपका जो भी विल पावर है, आपका जो भी आईक्यू है, वो केवल और केवल किसके वजह से होता है, सेरिब्रम से होता है। तो सेरिब्रम क्या क्या करता है, वो कौन कौन से फंक्शन है जो परफॉर्म करता है। तो जितने भी मैथ्स के सॉल्यूशंस होते हैं, मैथ्स के फैक्ट और फिगर होते हैं, आपका नंबर, आपका फोन नंबर, आपका टेलीफोन नंबर, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका एटीएम का पिन, जो भी आप याद रखते हैं वो कहाँ याद रखते हैं, सेरिब्रम में। तो इसका मतलब ये कि ऊपर वाले ने कोई भी चीज बनाई सोच समझ के बनाई है। इतना बड़ा इसमें इसलिए बनाया क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा काम इस पर दिया गया है। मैथ्स आप इससे करते हैं, रीजनिंग आप इससे करते हैं, डिसीजन मेकिंग आप इससे करते हैं, मैप रीडिंग आप इससे करते हैं, क्लॉक रीडिंग आप इससे करते हैं। जीपीएस में अगर किसी घर को ढूंढना है तो आप इससे ढूंढेंगे। एक्सप्रेशंस, इमोशंस, विल पावर, जितने भी ऐच्छिक क्रियाएं होती है वो सब किसकी मदद से पूर्ण होते हैं, तो सेरिब्रम की मदद से पूर्ण होते हैं। तो जितने भी ऐच्छिक क्रिया है वो सेरिब्रम की मदद से हम पूर्ण होते हैं, या इसकी मदद से ही हम सारे करते हैं। जो भी फैक्ट्स फिगर दिमाग में रखें, तो आपने कई बार देखा होगा अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि वो बहुत बुद्धिमान है, तो बुद्धिमत्ता के लिए वो यहाँ हाथ लगा के नहीं बोलता है कि बहुत बुद्धिमान है, वो यही बोलता है कि वो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है। यहाँ क्यों हाथ लगा रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या स्थित है, अग्र मस्तिष्क का सेरिब्रम। चूंकि सेरिब्रम स्थित है तो यह बुद्धिमत्ता का एक प्रतीक चिन्ह होता है। तो जितने भी बुद्धिमत्ता के कार्य होते हैं वो कौन परफॉर्म करता है, सेरिब्रम। दूसरा भाग जो फोरब्रेन का होता है उसको बोलते हैं डायनसेफेलॉन। तो डायनसेफेलॉन जो है वो फोरब्रेन का दूसरा भाग है। इसे पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो
तो थैलेमस और हाइपोथैलेमस डायसेफिलॉन के भाग है, और डायसेफिलॉन किसका भाग है? अग्र मस्तिष्क का भाग है। तो बहुत ज्यादा सरल है ये। थैलेमस जो होता है, जितने भी ठंडा गर्म के जो सेंसेशन होते हैं, कोई चीज ठंडी लगना, कोई चीज गर्म लगना, दर्द होना, ये इसकी अनुभूति हमको कहां पर होती है? तो इसकी अनुभूति हमको थैलेमस में होती है। तो क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है कि वह हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो ठंडी चीज को ठंडा महसूस करवाता है, गर्म चीज को गर्म महसूस कराता है, दर्द महसूस कराता है? तो वो है फोर ब्रेन का थैलेमस, फोर ब्रेन के डायसेफिलॉन का थैलेमस। तो ठंडा गर्म लगना, दर्द को पहचानना, ये सब किसकी मदद से होता है? थैलेमस की मदद से होता है। डायसेफिलॉन का जो दूसरा भाग है वो कहलाता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन रोल प्ले करता है, जिसको मैं लिख देता हूं यहाँ पर। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है, ये हमारी बॉडी का एक नेचुरल थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट क्या होते हैं? थर्मोस्टेट वो डिवाइस होते हैं जो ताप को नियंत्रित करते हैं। तो हमारी बॉडी का आप सभी को पता है कि नेचुरल टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर का रेगुलेशन कहां से हो रहा है? पूरे शरीर का काम बताया था कौन करता है? ब्रेन में यह काम कर रहा है हाइपोथैलेमस। तो जब भी आपको बुखार आता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, बुखार कम होता है तो टेम्परेचर कम हो जाता है। तो ये सारा काम कौन करता है भैया? आपका हाइपोथैलेमस। तो हमारी बॉडी का एक प्राकृतिक थर्मोस्टेट है जो आपकी बॉडी में नॉर्मल टेम्परेचर बना के रखता है। तो हाइपोथैलेमस का सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो है ताप नियंत्रण। इसके अलावा अगर आपको भूख लग रही है तो वो कहां पर उसका सेंसेशन मिलेगा आपको? हाइपोथैलेमस। आपको प्यास लग रही है, कौन कंट्रोल करेगा? हाइपोथैलेमस। प्यार, लव कौन कंट्रोल करेगा? हाइपोथैलेमस। घृणा, हेट कौन कंट्रोल करेगा? हाइपोथैलेमस। गुस्सा आना, खुशी आना, पसीना आना, ये सारी क्रियाएं कहां से केंद्रित हो रही है? ये सारी क्रियाएं कहां से आपको ये सारी क्रियाओं की परसेप्शंस आपको कहां से मिल रही? तो सारी क्रिया होती है हाइपोथैलेमस। और तीसरा पार्ट जो मैंने आपको बताया था सेरिब्रम का, वो होता है ऑल्फैक्टरी लोब। जब भी मेरे भाई जीवन में ऑल्फैक्टरी या ऑल्फैक्शन शब्द है, इसका मतलब होता है सूंघना, या इसका मतलब स्मेल करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो अग्र मस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क के 3 भाग हो गए। पहला भाग बताया सेरिब्रम, जो सबसे बड़ा भाग होता है, जिसमें 80% हमारे ब्रेन का भाग सेरिब्रम का बना होता है। दूसरा भाग ऑल्फैक्शन का होता है जो सूंघने का काम करता है। तीसरा भाग डायसेफिलॉन कहलाता है। डायसेफिलॉन को भी पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया है। थैलेमस, जो थैलेमस क्या करता है? ठंडा गर्म को पहचानने का काम, दर्द को पहचानने का काम थैलेमस करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो सेरिब्रम के अलावा जो करता है वो हाइपोथैलेमस। ये हमारी बॉडी का नेचुरल थर्मोस्टेट है जो हमारी बॉडी के नेचुरल टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। भूख प्यास की फीलिंग हमको यहीं से मिलती है, प्यार करना की फीलिंग हमको यहीं से मिलती है, गुस्सा और खुशी की फीलिंग हमको यहीं से मिलती है, पसीना आता है तो उसको रेगुलेट कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। ये सारी बात आपके अग्र मस्तिष्क से। और एक बात दिमाग में रखना, एग्जामिनर को सबसे फेवरेट अगर कोई टॉपिक लगता है तो वो अग्र मस्तिष्क। इतना चीजें बताइए, यकीन मानिए अगर आपने कर लिया तो आपका ब्रेन का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। दूसरा आता है आपका मध्य मस्तिष्क। नाम ही मध्य है, ये यहाँ पर स्थित होता है। इसका एक इंपॉर्टेंट काम होता है, ये अग्र मस्तिष्क को पश्चिम मस्तिष्क से जोड़ने का कार्य करता है। तो इसका एक इंपॉर्टेंट है नाम है, इसकी लोकेशन समझ लीजिए। ये अग्र मस्तिष्क को मध्य मस्तिष्क से जोड़ने का काम करता है। हाँ, इसमें भी डिवीजन है लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। पेडेंकल, क्वाड्रा कॉर्पोरा जो है ना, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको सिर्फ दिमाग में रखना कि यहाँ पर 2 केंद्र है, दृष्टि केंद्र और श्रवण केंद्र। तो कोई पूछे आपसे कि दृष्टि केंद्र और श्रवण केंद्र ब्रेन के किस हिस्से में है? तो मध्य मस्तिष्क। आपका मध्य मस्तिष्क कंप्लीट हो गया। इसका मतलब मैथ्स, रीजनिंग, डेटा ये सब फोर ब्रेन में हो रहा है। टेम्परेचर रेगुलेशन फोर ब्रेन में हो रहा है। लव, प्यार, घृणा, खुशी, पसीना आना सब फोर ब्रेन में हो रहा है। हाँ, श्रवण सुनना, विजन देखना, ये केंद्र कहां पर है? तो मध्य मस्तिष्क में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पश्चिम मस्तिष्क। और पश्चिम मस्तिष्क को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग कहलाता है सेरिबेलम, दूसरा कहलाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। सर ये सारी चीज तो आपने बता दी, इनकी एक्चुअल थोड़ी पोजीशन बता दीजिए। तो चलिए मैं इसको ब्रेन में बताया। तो ये जो आपको बड़ा भारी पार्ट दिख रहा है ये कहलाता है आपका सेरिबेलम। इस सेरिबेलम में हमने कितने सारे फंक्शन देखे थे? इतने सारे फंक्शन है। अगर हम लिखने जाएं तो मैथ्स, रीजनिंग, आईक्यू, डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई, प्यार, घृणा, खुशी, जितना चाहे आप सेरिब्रम का सब लिख सकते हैं। सब कहां से हो रहे हैं? सेरिब्रम में। मध्य मस्तिष्क ने यहां पर नहीं बनाया क्योंकि एक्चुअली बीच में अंदर होता है, इसे दिखता नहीं है। तो बीच वाला पार्ट यहां पर कहीं पर 3 डायमेंशन देखें तो मध्य मस्तिष्क होता है।
पश्चिम मस्तिष्क में देख लीजिए, ये सेरिब्रम और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड से आपका जुड़ जाता है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा और आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ जाएगा। तो ये पार्ट हो गया सेरिब्रम और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरिब्रम और मेडुला ऑब्लोंगेटा दोनों ही किसके पार्ट है? पश्चिम मस्तिष्क के पार्ट है। तो चलिए पहले आते हैं सेरिबेलम। नाम से पता लग रहा है बेलम, बेल, इसका मतलब हमारे बॉडी का जो भी संतुलन है, बैलेंसिंग का काम करता है, तो केवल और केवल कौन करता है? सेरिबेलम करता है। इच्छित मांसपेशियों को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? सेरिबेलम करता है। हम सीधे खड़े हैं, बैलेंस बना हुआ है, तो किसकी वजह से? सेरिबेलम से। हमारी बॉडी में बैलेंसिंग के लिए कर्ण दिए गए, तो हमारे कान के जो इंटरनल ईयर से जो सेंसेशन मिलते हैं वो कौन सेंसेशन को लेता है? सेरिबेलम। बेल से ध्यान रखना, बैलेंसिंग का काम कौन करता है? सेरिबेलम। उसी तरीके से ऐच्छिक मांसपेशियां, अच्छा ऐच्छिक मांसपेशियां वे मांसपेशियां होती है जो हमारे नियंत्रण में होती है, हमारी इच्छा पे काम करती है, जैसे बहुत तेज वॉक करना, बहुत तेज रनिंग करना, तेज टाइपिंग करना, इन सब क्रियाओं को, फास्ट जितनी भी क्रियाएं, उन सभी फास्ट क्रियाओं को अगर हम बात कर रहे हैं, टाइपिंग, रनिंग, फास्ट जितने भी एक्शंस होती है, फॉर एग्जांपल आप फास्ट टाइपिंग कर रहे हैं, आप फास्ट रनिंग कर रहे हैं, इन सभी को कौन कंट्रोल करेगा? सेरिबेलम। और आप सभी को पता है सेरिबेलम किसका पार्ट है? पश्चिम मस्तिष्क का। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेडुला ऑब्लोंगेटा। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो फोरबेस से पूछे जाएंगे और हाइंडबेस से पूछने का मूड है तो केवल और केवल किससे लेगा? वो मेडुला ऑब्लोंगेटा। देखो टेक्निकल टर्म है, आप बायोलॉजी स्टूडेंट ना भी हो तो भी आपको पढ़ाना है, क्योंकि हमें एग्जाम को क्रैक करना है। आप नहीं पढ़ रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई नहीं पढ़ रहा है, कोई ना कोई तो जरूर पढ़ रहा है और वह पढ़ के जरूर पास होगा। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये टर्मिनोलॉजी थोड़ी टफ हो सकती है लेकिन काम बहुत सरल है। मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है कि यहाँ पर उपस्थित है कार्डियक सेंटर। जब भी जीवन में कार्डियक शब्द आए, इसका मतलब ये किससे संबंधित है? हृदय से। इसका मतलब हमारी हार्ट रेट, हार्ट बीट, जो दिल धड़क रहा है, कहां से कंट्रोल हो रहा है? वो मेडुला ऑब्लोंगेटा। दूसरा यहाँ पर कौन सा सेंटर है? देखिए यहाँ पर हार्ट सेंटर बना दिया मैंने। दूसरा यहाँ पर कौन सा सेंटर है? रेस्पिरेटरी सेंटर, श्वसन। आप सभी को पता है कि इस कोरोना महामारी में सबसे ज्यादा मरीज जो मरे वो क्यों मरे? क्योंकि सभी को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तो श्वसन केंद्र कहां पर उपस्थित है? तो श्वसन केंद्र उपस्थित है कहां पर? मेडुला ऑब्लोंगेटा में। ब्लड प्रेशर कितना इंपॉर्टेंट, कई लोगों का एग्जाम का रिजल्ट आता है तो बीपी बढ़ जाता है, कई लोगों का एग्जाम आता है तो बीपी लो आता है। तो बीपी लो होना, हाई होना, इसको मेंटेन कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। कफिंग करना, एकाएक खांसी आना, वोमिटिंग करना, एकाएक उल्टी आना, स्नीजिंग, छींकना, ये सारी क्रियाएं आपको क्या लगता है? ऐच्छिक या अनैच्छिक? सभी अनैच्छिक क्रियाओं का एक ही गढ़ है, वो है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो आपका दिल आपकी इच्छा से धड़कता है क्या? नहीं। तो दिल का धड़कना कहां किसकी वजह से हो रहा है? मेडुला ऑब्लोंगेटा, क्योंकि यहाँ पर कौन सा सेंटर है? कार्डियक सेंटर। श्वसन कर, ब्लड प्रेशर, कफिंग, वोमिटिंग, स्नीजिंग, खांसना, छींकना, उल्टी करना, ये सब एक अनैच्छिक क्रिया है। सभी अनैच्छिक क्रियाओं को कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा कहां पर है? यहाँ पर स्थित है। इसलिए कई बार एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि अगर किसी व्यक्ति को अगर डंडे से यहाँ मार दिया जाए, वैसे किसी को नहीं मारना चाहिए, अगर डंडे से यहाँ लग जाए तो इतनी चोट नहीं होगी, यहाँ लग जाए तो इतनी चोट नहीं लगेगी, लेकिन अगर कस के किसी से डंडे से यहाँ मार दिया जाए तो उसकी तुरंत मृत्यु हो सकती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर क्या स्थित है? आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा। और मेडुला ऑब्लोंगेटा स्थित है, इसका मतलब तुरंत एक लठ मारा यहाँ पर तो हो सकता है कि उसके दिल की धड़कन बंद हो जाए, हो सकता है कि वो सांस लेना भूल जाए, हो सकता है उसका बीपी हाई हो जाए, हो सकता है उसको छींक आ जाए, उल्टी आ जाए, तुरंत उसकी क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई अंग है, अंग या हम बोले कोई पार्ट है ब्रेन का जिसे हमको बहुत केयर करना है, तो वो है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा। और मेडुला ऑब्लोंगेटा कहां पर होता है? अग्र, मध्य या पश्चिम में? पश्चिम मस्तिष्क में। आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया का एक प्लेयर था जिसका नाम था फिलिप ह्यूजेस। जब वो बैटिंग कर रहा था, बॉलर बॉलिंग कर रहा था, उसने बॉलर बैटिंग करते हुए जब वो बॉल को समझ नहीं पाया तो कहा जाता है कि बॉल उसको यहाँ लगी थी। कई लोगों का कहना है कि कान के नीचे लगी थी, कई लोगों का कहना है यहाँ लगी थी, लेकिन अगर उसकी इंस्टेंट तुरंत मृत्यु हो गई थी, यह माना गया है कई रिसर्च में कि उसको चोट लगी थी मेडुला ऑब्लोंगेटा में। और आप सभी को पता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में ये सारे सेंटर्स है, तो तत्कालीन व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यह था हमारा पार्ट्स ऑफ ब्रेन। अगर इस डायग्राम को, इस चार्ट को आपने समझ लिया, यकीन मानिए ऐसी कोई सी एग्जाम नहीं होगी जिसमें आप ब्रेन से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्थिति में ना रहे। तो हम इस लेक्चर में पूरा कर चुके हैं ब्रेन का इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन एंड पार्ट्स ऑफ ब्रेन। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगले वीडियो के लिए बिल्कुल तैयार हैं, बहुत ही जल्दी अगला वीडियो के साथ आ रहा हूं। एक बार फिर मेरा नाम है डॉक्टर प्रिंस कुशवाहा। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर